क्या दोस्तों आपको पता है घरेलू जमीन पर कप्तान के रूप में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज है? मुफ्त सैनिटरी पैड अभियान कहां शुरू हुआ? 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों गले में खरोंच की वजह से मैं आज आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मुफ्त सैनिटरी पैड अभियान कहां शुरू हुआ? मुफ्त सैनिटरी पैड अभियान आज ही के दिन यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और मुफ्त सैनिटरी पैड अभियान से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसा कि यह अभियान कब शुरू हुआ? 8 मार्च यानी कि आज ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू हुआ। और मुफ्त सैनिटरी पैड अभियान की शुरुआत किसने की? शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने। और यह सैनिटरी पैड किसको मुफ्त में दिया जाएगा? तो यह सैनिटरी पैड राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान में कक्षा 7 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में प्रोवाइड किया जाएगा। और सैनिटरी पैड अभियान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हर साल कितने रुपये खर्च करेगी? लगभग प्रति वर्ष 41.4 करोड़ रुपए का वहन आंध्र प्रदेश की सरकार करेगी। और अभियान की शुरुआत होने के बाद राज्य के सभी स्कूल, जूनियर कॉलेज और गुरुकुल स्कूल में 1 जुलाई से सभी लड़कियों को हर महीने कितने सैनिटरी पैड दिए जाएंगे? प्रति माह दोस्तों प्रति छात्रा को 10 सैनिटरी पैड प्रोवाइड किए जाएंगे और वो भी मुफ्त में। और कुल मिलाकर साल में छात्राओं को 120 सैनिटरी पैड मिलेंगे। और यह सैनिटरी पैड किराना दुकान पर भी सस्ते दाम पर उपलब्ध होंगे। और यहाँ जिक्र किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों यह आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल को लेकर भी सुर्खियों में रहता है। तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल कौन कौन सी? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम है अमरावती। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और भाषा के तौर पर अलग होने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है रामाचिलुका जो एक तोता है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन, इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस नदी के लिए केंद्र सरकार ने एक नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी? जी हां दोस्तों, हमारी केंद्र सरकार ने एक नदी के लिए एक नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। और इस नदी का नाम है नाग नदी। यानी कि नागपुर जिस नदी के तट पर बसा हुआ है, इस नाग नदी को हाल ही में केंद्र सरकार ने नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाग नदी। नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है? नाग नदी में सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटना। केंद्र सरकार द्वारा नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना के लिए तकरीबन कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो केंद्र सरकार की ओर से 2117.54 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंजूरी दी गई है और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। और यहां हम नाग नदी की बात करते हैं तो आप मैप में देखिए दोस्तों, यह महाराष्ट्र का सिटी है नागपुर।
और नागपुर में दोस्तों यहां बीच में से ही यह गुजरती है नाग नदी। और यह नदी महाराष्ट्र में किस शहर से होकर गुजरती है? तो याद रखो नागपुर शहर से। और महाराष्ट्र के तीसरे सबसे बड़े शहर नागपुर को यह नाम इसी नदी से प्राप्त हुआ है। और नाग नदी मूल तौर पर पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है। कहां पर? यहां पर है अंबाझरी झील और यहां से यह निकलती है। और नाग नदी सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण काफी अधिक प्रदूषित है तथा बीते वर्ष बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी नदी के प्रदूषण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया? जी हां दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है बांग्लादेश द्वारा। और बांग्लादेश के एक निजी चैनल ने हाल ही में पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। और इमेज में आप देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। तो इनसे जुड़े हुए एक और क्वेश्चन को भी आप याद रख लो। ट्रांसजेंडर महिला का नाम क्या है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, यह ट्रांसजेंडर महिला का नाम है तशनुवा अनान शिशिर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च से यानी कि आज ही तशनुवा अनान शिशिर बोईशाखी टीवी के लिए समाचार पढ़ना शुरू करेंगे। और तशनुवा अनान की बात करें तो तशनुवा अनान एक मॉडल और अभिनेत्री रह चुकी है। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन वर्ष 2007 में नटुवा नाट्य मंडली के साथ शुरू किया और वह बांग्लादेश के रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है और कई लोकप्रिय नाटकों में भी काम कर चुकी है। यह तशनुवा अनान, नाम मत भूलिएगा। और जब यहां ट्रांसजेंडर महिला की बात आती है तो इनसे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको 5 मार्च को बताया था, जैसा कि कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली किन्नर महिला अध्यक्षा कौन थी? तो इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका नाम है मंजम्मा जोगते। और 28 साल की निशा राव आज पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई है। तो यह फैक्ट भी मैंने आपको बार बार बताया है। और पहले महिला अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। इसी क्वेश्चन को लेकर भी बांग्लादेश सुर्खियों में आया था। और भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया है और वो भी मैंने आपको बताया था। तो आप याद रख लो बांग्लादेश। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है यह बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल का नाम है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। चौथा क्वेश्चन, घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? हाल ही में हमारे विराट कोहली की कप्तानी में हमने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हरा दिया है, लेकिन फिर भी यह घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग के नाम पर दर्ज है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिकी पॉन्टिंग। लेकिन विराट कोहली ने इस मामले में हाल ही में स्टीव वॉ को पीछे छोड़ दिया है। तो देखो, विराट कोहली अब अपनी कप्तानी में घरेलू जमीन पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव वॉ से आगे निकल गए हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग से अभी पीछे है। विराट ने अपनी कप्तानी में घरेलू जमीन पर 23वीं टेस्ट जीत हासिल की हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने 22 मुकाबले जीते हैं। कितने? 22। और हमारे विराट कोहली ने 23 टेस्ट मैच जीते हैं। और घरेलू जमीन पर कप्तानी में सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड अभी रिकी पॉन्टिंग के नाम पर ही दर्ज है। इस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 39 मैचों में 29 जीत दर्ज की थी। पांचवा क्वेश्चन, हुब्बल्ली स्थित कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किसको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका नाम है हुब्बल्ली स्थित कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय। और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने हाल ही में तुषार मेहता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुषार मेहता। लेकिन यह तुषार मेहता है कौन? तो याद रखो, तुषार मेहता हमारे भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है।
और बेंगलोर में राज्यपाल वजूभाई वाला ने उन्हें यह डिग्री प्रदान की है। और यहां जिक्र किया गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दरअसल अटॉर्नी जनरल के मातहत आते हैं, यानी एक तरह से वह देश के दूसरे सबसे कानूनी अधिकारी होते हैं। सबसे पहले नंबर के अटॉर्नी जनरल और दूसरे स्थान पर आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया न्यायिक मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आपको यह याद रखना होगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों का 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुआ? सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों का 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है केवड़िया में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवड़िया। और केवड़िया किस राज्य में स्थित है? केवड़िया स्थित है गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की थी। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने यह समापन सत्र की अध्यक्षता की थी। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी या तो हमारे ख्यातनाम दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद थे। तो यहाँ बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां पर हाजिर थे। और प्रमुख रक्षाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जनरल बिपिन रावत, इमेज में आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह भी इस सम्मेलन में हाजिर थे। और यह सम्मेलन 2014 से दिल्ली के अलावा देश के अन्य शहरों में भी आयोजित किया जा रहा है। 2015 में इसे INS विक्रमादित्य और 2017 में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित किया गया था। तो 2018 में यह जोधपुर के वायुसेना अड्डे में आयोजित किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं जोधपुर यह वायुसेना हवाई अड्डा। और केवड़िया में देश का सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व ऐसे समय विचार विमर्श के लिए एकत्र हुआ जब भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में आमने सामने खड़ी सेना की वापसी पर बातचीत कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हाल ही में शिलोंग में किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिलोंग। इमेज में आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया और नरेंद्र मोदी जी ने 7,500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलोंग में किया। ओके। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य क्या है? किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना। और यह केंद्र देश के सभी जिलों में है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां बाजार दर के मुकाबले 50 से 90% तक किफायती है। और इन केंद्रों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए मार्च के पहले हफ्ते को जन औषधि सेवा भी रोजगार भी नारे के साथ जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया गया। और 7 दिवसीय इस कार्यक्रम के आखिरी दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया, कल ही मनाया गया। 8वां क्वेश्चन, सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है? हमारी सरकार ने 75वीं हमारी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और इस साल आने वाले 2022 में हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और 75 सप्ताह पहले यह सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे हैं। तो समिति में 259 सदस्य है, जिनमें समाज के सभी वर्गों के जाने माने लोग भी शामिल हैं। और यह समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत दिशा निर्देश देगी। और अगले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
75 सप्ताह पहले कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया जा रहा है और कार्यक्रम इस वर्ष 12 मार्च से शुरू हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों 5 दिन बाद ही 12 मार्च से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और 12 मार्च हमारे लिए खास है क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हमारे गांधी बापू ने यह नमक सत्याग्रह किया था 12 मार्च 1930 को। नवा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसको राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हाल ही में गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैरसैंण। इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य का नया प्रशासनिक मंडल घोषित किया और इसके साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा मंडल बन गया है। और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक गैरसैंण मंडल में 4 पहाड़ी जिले शामिल होंगे, जिनमें अल्मोड़ा और बागेश्वर जो कि कुमाऊं से है तथा रुद्रप्रयाग एवं चमोली जो कि गढ़वाल से है। इसी तरह 4 मंडल इसमें शामिल होंगे, 4 जिले। ओके। और बीते वर्ष 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। और वर्तमान में गैरसैंण चमोली जिले की तहसील है जो कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून से लगभग 270 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है यह गैरसैंण सेंटर वाला यह है स्थान और इसको ग्रीष्मकालीन कैपिटल घोषित किया गया है। और जब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड से जुड़ी कुछ बातें कर ले। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में, तो यह है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक दोस्तों उत्तरी एवं पूर्वी हिस्से को विभाजित करके यह उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। और वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। और इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूर्व में, तो पूर्व में वो नेपाल से सटा हुआ है, उत्तर में तिब्बत, उत्तर यानी कि ऊपर, यहाँ है यह तिब्बत। और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, तो पश्चिम में आप देख सकते हैं यह है हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में यहाँ उत्तर प्रदेश से मिलती है इनकी सीमाएं। 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कोविड जांच के लिए नैदानिक केंद्र का उद्घाटन किया? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आगरा शहर में कोविड की जांच के लिए नैदानिक केंद्र का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताज नगरी आगरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश में आगरा में कोविड जांच के लिए नैदानिक केंद्र का उद्घाटन किया और इसमें रोजाना 1200 परीक्षण किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आगरा में ICMR के राष्ट्रीय कुष्ठ रोग और सूक्ष्म जीवाणु संस्थान के भवन के नए अनुसंधान खंड का भी उद्घाटन किया, जिसमें कोविड परीक्षण प्रयोगशाला बनाई गई है। और नए भवन खंड के निर्माण से क्या फायदा होगा? बैक्टीरिया की नई किस्मों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने और दवाएं बनाने में भी मदद मिलेगी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है UNEP ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, क्या फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17% बर्बाद हो गया और लगभग 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था। इसी तरह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में। और यहाँ पढ़ सकते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 क्या लिखा है? भारत में भोजन बर्बादी प्रति वर्ष 50 किग्रा प्रति व्यक्ति है। तो है ना चौंकाने वाली बात, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यह फूड की जो बर्बादी है वो होती है 50 किलोग्राम। 12वां क्वेश्चन,
सरकार ने अब गाड़ियों में कौन सी सुविधा को अनिवार्य कर दिया है? हमारी केंद्र सरकार ने अब चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि यदि आप ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठते हैं तो आपकी सीट पर भी एयरबैग की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने अब गाड़ियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। इमेज में आप देख सकते हैं ड्राइवर की सीट के पास में जो यह सीट है वहां पर इसी तरह की बैग होनी अनिवार्य। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नए मॉडल में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी एयरबैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करवाना होगा। यानी कि आपके पास कार है और इसी तरह की सुविधा आपके पास नहीं है तो आपको दोस्तों अंतिम तारीख दी गई है 31 अगस्त तक आपको एयरबैग लगवाना पड़ेगा। और चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। और मंत्रालय की अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है। 13वां क्वेश्चन, भारत विज्ञान और अनुसंधान फेलोशिप के लिए इस वर्ष 6 देशों के कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? भारत विज्ञान अनुसंधान फेलोशिप 2021 के अंतर्गत तकरीबन विभिन्न देशों के 40 ऐसे दोस्तों स्टूडेंट्स यानी कि वैज्ञानिकों को चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40। 6 देशों के 40 वैज्ञानिकों को भारतीय विज्ञान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। भारत की पड़ोसी देशों के प्रति पहल के तहत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फेलोशिप प्रदान की जाती है। और इस देशों में अफगानिस्तान, इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के वैज्ञानिक शामिल होते हैं। और यह फेलोशिप 2015 से शुरू की गई है और हाल ही में 40 ऐसे वैज्ञानिकों को चुना गया है। 14वां क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की तुलना में सीमांत प्रौद्योगिकियों में सबसे बड़े ओवर परफॉर्मर के रूप में कौन उभरा है? यह सबसे बड़े ओवर परफॉर्मर के रूप में हमारा ही देश भारत उभरा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 की हालिया कंट्री रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की तुलना में सीमांत प्रौद्योगिकियों में सबसे बड़े ओवर परफॉर्मेंस के रूप में उभरा है। और इस रिपोर्ट को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में बोले तो अंकटाड द्वारा जारी किया गया। और यह उन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों, साधनों और संस्थागत सुधारों को भी संबोधित करता है जिनकी आवश्यकता सभी के लिए एक समान दुनिया बनाने के लिए होती है, जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। और भारत संबंधी निष्कर्ष इस रिपोर्ट में क्या दिया गया है? भारत की वास्तविक सूचकांक रैंकिंग 43 है, जबकि अनुमानित प्रति व्यक्ति आय पर आधारित रैंक 108 है। और इसका मतलब यह है कि भारत ने 65 देशों से अच्छा प्रदर्शन किया है। और यहां जब इस रिपोर्ट को जारी किया है अंकटाड ने, यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने, तो वर्ष 1964 में स्थापित यह अंकटाड विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। 15वां क्वेश्चन, 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। देश में इस समय कुल 34 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पूरे भारत देश में 34 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। सबसे अधिक 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तमिलनाडु और केरल राज्य में है। और उत्तर भारत में किसी भी राज्य में 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन अब यहां उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ वाराणसी और लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं। मात्र 3 वर्ष में गोरखपुर, हिंडन,
आगरा, प्रयागराज और अब बरेली सहित 5 अन्य एयरपोर्ट क्रियाशील हो गए हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बैंगनी क्रांति का संबंध किस कृषि उत्पाद से है? बैंगनी क्रांति का संबंध दोस्तों यह है लेवेंडर की कृषि, और इसका संबंध लेवेंडर की कृषि से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेवेंडर। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होने के नाते आज मैं सभी हमारे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड जो महिलाएं हैं इनका नाम लेना चाहूंगा। तो वो है भावना तड़वी, अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले वीडियो देखने का काम करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिनल चौधरी, नीलोफर मीर, वो भी 5 बजे यह वीडियो देखती है, धन्यवाद। पटेल उर्वशी, उमा सैनी, सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अस्मिता मीनामा, प्रीतिका पाठक, पूजाबा एस जाडेजा, चावड़ा पूजा, किंजल प्रजापति, प्रियंका परमार, दीपिका परमार, इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है, वेरी वेरी थैंक यू। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।